मेरा नाम पूर्वा कुलश्रेष्ठ है और मैं गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी की बीटेक बायोटेक की फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले मैं आपको बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि आजकल लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो लोगों को नहीं पता है कि बायोटेक्नोलॉजी कैसा फील्ड है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज से 5 साल बाद अगर आप देखें, बायोटेक भी एक बहुत ही अच्छा फील्ड है जो कि आगे बढ़कर आ रहा है हर फील्ड में। मैं आपको इसके स्कोप के बारे में भी बताना चाहूँगी कि बायोटेक एक ऐसा फील्ड है जिसमें आईटी इंडस्ट्रीज़ हो, फार्मास्यूटिकल्स हो या कोई भी फूड इंडस्ट्रीज़ हो, आपका रिसर्च वर्क एरिया हो या फिर आपकी कोई भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो, हर फील्ड में इसका बहुत स्कोप है। इवन आजकल बहुत से नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं जो कि जैसे बायोमास से रिलेटेड है, तो वहाँ पर भी आपका बहुत स्कोप है। बीटेक बायोटेक में एक सबसे बड़ी जो चीज़ है वो मैं आपको एक क्लियर करना चाहूँगी। एक बहुत बड़ा धारणा है जो लोगों की, वो ये है कि लोग क्या सोचते हैं। लोग ये सोचते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में आने के लिए उनके पास 12th या 11th के लेवल पे बायो होना बहुत कंपलसरी है, बट ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुद मेरे पास BCM विद कंप्यूटर्स था 12th में, पर मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट नहीं थी, पर हाँ मेरा इंटरेस्ट ज़रूर था बायोलॉजी में। और जब मैं गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी के एडमिशन लेने आई थी यहाँ पे, तो मुझे बायोटेक्नोलॉजी ऑफ़र करी गई। तो मुझे ऐसा लगा कि बस मेरा सपना पूरा हो गया कि मुझे बायोलॉजी में जाना था। तो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला कि मैं कैसे अपने टैलेंट को आगे रख सकती हूँ। बायोटेक की प्रिपरेशन करने के लिए आपको अलग से तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हर बच्चा अगर उसका एम है कि उसे इंजीनियरिंग करनी है, तो वो क्या करता है कि वो जेई मेंस की, जेई एडवांस की तैयारी करता है। तो उसी तरीके से मैंने भी जेई मेंस की तैयारी स्टार्ट की थी। जेई मेंस में ऐसा था कि जब भी ऐसा हो कि आपको जेई मेंस देना है, आपको इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना है, तो आपके 11th और 12th के बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। आप तैयारी अपनी 11th के स्टैंडर्ड से ही शुरू कर दें। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगी कि आप बिल्कुल लग के 11th के स्टैंडर्ड से तैयारी करें। आप अपने बेसिक स्ट्रांग करते जाएँ, जैसे आप करिकुलर में आगे बढ़ते जाएँ। अब अगर हम बात करें कि जेई मेंस के पेपर की, तो जेई मेंस का पेपर ऐसा होता है कि हर बच्चा उस पेपर को कर सकता है, पर उसके लिए जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन होते हैं जो सिंपल फार्मूला बेस्ड होते हैं कि अगर आपने 12th या 11th के लेवल पे अच्छे से तैयारी करी है, मैथ्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री की बात करूँ मैं, तो आपने अगर बहुत अच्छे से तैयारी करी है, आपको फार्मूलाज अच्छे से आते हैं, तो ऐसा है कि आप वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस तो कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। 20% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो एग्जैक्टली फार्मूला बेस्ड होते हैं। अब मैं बताऊं, सेकंड अप्रोच के क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े मीडियम या एवरेज कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें ऐसा होता है कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें। अब जैसे कि मैंने बताया कि 20% क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस। पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत ही क्लियर हैं, आपकी सारी तैयारी है अच्छे से, क्योंकि आप एक पेपर देने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप ऐसे ही उठ के तो नहीं चले जाएंगे, आप उसकी तैयारी करके जाएंगे। तो अगर आपने कर रखा है तो 70 to 80% पेपर ऐसा होगा कि जो आपको बहुत ही अच्छे से आता होगा। पर एक बात बहुत ही ध्यान रखिएगा कि हमेशा किसी भी पेपर से, मैं सिर्फ जेई मेंस की बात नहीं कर रही हूँ या जेई एडवांस की बात नहीं कर रही हूँ, आप किसी भी पेपर की तैयारी के लिए जाएं तो आपको इतनी बात हमेशा दिमाग में रखनी है कि आप पिछले 10 साल के पेपर ज़रूर सॉल्व करें। पिछले 10 साल के पेपर सॉल्व करने से आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि किस चैप्टर से या किस पोर्शन से आपके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, क्या क्राइटेरिया रहता है क्वेश्चंस का, कौन से क्वेश्चन इजी लेवल के आते हैं, कौन से क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट लेवल के आते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको ये पता लग जाएगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। इन सारे पेपर्स की जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो जेई मेंस हो या आपको कोई भी मेडिकल एग्ज़ाम हो, इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपको क्वेश्चन आता है पर आपके पास टाइम नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, आप कितनी भी कोशिश कर लें। पर अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट अगर आपको अच्छे से आता है तो आप इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से आप पेपर दे पाएंगे और आप ज़रूर सफल होंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद आप किसी भी इंडस्ट्री में जा सकते हैं, जैसे कि फूड इंडस्ट्रीज़ हो गई। बहुत सारी फूड इंडस्ट्रीज़ बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स लेती हैं। आपने सुना होगा आजकल GM क्रॉप्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो लोग, हाँ ऐसा है कि लोग प्रोटेस्ट करते हैं GM क्रॉप्स के बारे में, बट
कहीं ना कहीं आप देखेंगे ना तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है जीएम क्रॉप्स में। ऐसा होता है कि बस हम एक थोड़ी सी ऑल्टरेशन कर रहे हैं, जो कि नेचर भी करता है, नेचर भी ऑल्टरेशन करता है क्योंकि वह ज़रूरत है ज़िंदगी की। बाकी और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं, जैसे आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में जा सकते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज़, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो आजकल क्या कर रही हैं कि जैसे एल्गे होती है उससे भी ऑयल निकाल के एक कोई मेडिसिन बना रही हैं। तो वहाँ पे जहाँ भी ज़रूरत है जेनेटिक में चेंज करने की, वो सारा हम लोग करते हैं। बाकी अगर हम बात करें किसी भी एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो आजकल बहुत सारे बायो फर्टिलाइज़र्स डाले जा रहे हैं फील्ड्स में, जो कि काफ़ी उपयोगी रहते हैं। मैं हर किसान भाई को बताना चाहूँगी कि ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे वो होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं जो कि खेतों को नुकसान भी देते हैं। तो ऐसा है कि अगर हम बायोटेक से अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं जो फर्टिलाइज़र, बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, बायो पेस्टिसाइड्स यूज़ करेंगे, तो ऐसा होना कम हो सकता है। बाकी एक हमारा बहुत ही वाइड जो रेंज जो स्कोप रहता है वो रहता है कि रिसर्च सेक्टर। तो रिसर्च सेक्टर में ऐसा है कि आजकल बहुत ही रिसर्च हो रही है बायोटेक्नोलॉजी से फील्ड से रिलेटेड। जैसे कि मैं आपको एक दो एग्जांपल्स दूं तो अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है कि जैसे कि कोई आदमी, जैसे या फिर कोई सोल्जर की बात करें, हम अगर आर्मी सोल्जर्स की बात करें, तो ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस के कारण क्या होता है, उनकी डेथ इसलिए नहीं होती क्योंकि उन्हें गोली लग जाती है या उनको टेररिस्ट की गोली लगी, उनकी डेथ इसलिए हो जाती है क्योंकि उन्हें टाइम पे हम मेडिकेशन सेंटर पे नहीं ले जा पाते हैं। तो अब बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने क्या किया है कि एक ऐसा इंजेक्शन लॉन्च कर दिया है जिसमें बहुत छोटे पॉलीमर के कैप्सूल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो इंसर्ट करते ही क्या होता है कि ब्लड लॉस रुक जाता है। तो ये तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। वैसे मैं बताना चाहूँगी कि ऐसा बहुत ही ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी में, नैनोटेक के फील्ड्स में बहुत ही ज़्यादा स्कोप है और इसमें रिसर्च वर्क में तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। रिसर्च वर्क के बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप रिसर्च वर्क कहीं भी बायोटेक के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। आपको जेनेटिक में इंटरेस्ट है, आपको वेटनरी में इंटरेस्ट है, आपको फूड सेक्टर्स में इंटरेस्ट है, जिस सेक्टर में इंटरेस्ट है, नैनो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो नैनोटेक में आप किसी भी सेक्टर में जाएँ, वहाँ अपना रिसर्च वर्क करें। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेपर पब्लिश करने की ज़रूरत है, जो कि आप रिसर्च सेक्टर में जा रहे हैं। तो ऐसा होता है कि आप जो भी रिसर्च वर्क करेंगे उसमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगी और आप पेपर तो एटलीस्ट पब्लिश कर ही पाएंगे। भले ही आप पेटेंट, वो आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि आप उसे पेटेंट करा पा रहे हैं या नहीं करा पा रहे हैं। पेटेंट कराने में समय लगता है, 2 साल लग जाते हैं पेटेंट, किसी भी पेटेंट को कराने में। पर इंडिया में जैसे मॉन्सेंटो एक कंपनी है जो कि बायोटेक की कंपनी है, बायोकॉन इंडस्ट्री है जो कि बायोटेक्नोलॉजी की कंपनी है। तो ऐसा होता है कि वो आपको हेल्प करती हैं कि आप अपना जो प्रोजेक्ट है उसे पेटेंट करा पाएँ। और उसके बाद आपने अगर पेटेंट करा लिया तो ठीक है, वरना अगर आपके पास पेपर पब्लिश है तो आप बाहर जा सकते हैं। और बाहर इस फील्ड का बहुत ज़्यादा स्कोप है। बाहर तो आप ये लगा लें कि ऐसा है कि अगर आप आज 2016 में अगर आप बाहर चले जाते हैं तो आप बहुत ही अच्छा पे स्केल ले सकते हैं।